हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक एसिड रेन अम्लीय वर्षा पर चर्चा करेंगे। एसिड रेन जो है वो सामान्य वर्षा के जल की पीएच अगर हम देखें तो वो 5.6 से 6.0 तक होती है और अम्लीय पीएच वायु में जल पर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया से प्रोटॉन आयन बनने के कारण होती है। तो जल जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो 2 प्रोटॉन आयन और कार्बोनेट निकलता है। तो इसी तरह जब वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा जो पीएच होती है उसकी पीएच 3 से 4.5 होती है और वर्षा के जल में अम्लीयता वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। ये ऑक्साइड जो हैं वो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले तथा तेल आदि के दहन से, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों के दहन से उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचकर क्रमशः HNO3 और H2SO4 बनाते हैं। तो इस क्रम में जब आगे प्रक्रिया होती है तो हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया की ऑक्सीकरण दर जो है वो बढ़ जाती है और जल की बूंदों में उपस्थित मैग्नीज, फेरस, निकिल और कॉपर के आयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैटलाइज करते हैं और प्रेरित करते हैं और काजल कण सूट पार्टिकल्स जो हैं वो भी SO2 के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करते हैं। तो HNO3 तथा H2SO4 दोनों HCl उत्सर्जकों प्राकृतिक एवं मानव जनित स्रोतों से प्राप्त HCl से संयुक्त होकर एसिड रेन का निर्माण करते हैं। आजकल एसिड रेन भी जो है वो कुछ क्षेत्रों की प्रमुख समस्या बन गई है और इसके जो प्रभाव हैं मुख्यतः वो इससे संगमरमर, मार्बल, चूने पत्थर से बनी इमारतें तथा स्तूप आदि और भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो प्रभावित हो रही है। जैसा कि मथुरा में रिफाइनरीज़ हैं खूब सारी, तो वहाँ पर तेल शोधक कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट जो हैं वो हानिकारक रसायनों से इस क्षेत्र में अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आगरा का इसके पास होने के कारण आप ताजमहल भी देख रहे हैं कि ताजमहल का जो पत्थर है उसका रंग जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो जो अम्लीय वर्षा से प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है और वो बनाता है कैल्शियम सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और यहीं कैल्शियम कार्बोनेट जो है HNO3 के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। तो जो चमकदार संगमरमर है CaCO3 वो बदरंग संगमरमर अर्थात CaSO4 और CnO3 होल्टवाइज में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट में चेंज होता जा रहा है, जिस वजह से भारत सरकार ने 1995 में ताजमहल के लिए एक योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत ही आगरा तथा उसके आसपास जितने भी शहर हैं, मथुरा, फिरोज़ाबाद तथा भरतपुर तक वायु को शुद्ध रखना तथा उद्योगों तथा घरों में कोयले तथा तेल के स्थान पर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और LPG का प्रयोग किया जाना की वो संतुष्टि की गई है कि इसका हम प्रयोग ना करें। साथ ही साथ इसके अलावा अम्लीय वर्षा पौधों तथा वृक्षों की पत्तियों को हानि पहुंचाती है, जिसके कारण उनकी वृद्धि रुक जाती है। अम्लीय वर्षा से धातुएं जो हैं वो अपनी चमक खो देती हैं। इसके अलावा तीसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि अम्ल से झीलों के निचले भाग में उपस्थित भारी धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, हैलोजन आदि जो हैं वो घुल जाती हैं, जिसके कारण ये धातु जो हैं वो लवण मछलियों तथा अन्य जलीय जंतुओं के लिए भी हानिकारक साबित हो रही हैं। तो इस तरीके से एसिड रेन जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। इसके अलावा कुछ ये सजेशंस दिए गए हैं जिनका हम पालन करें तो हम एसिड रेन को जो प्रक्रिया है उसको हम मंद कर सकते हैं और हम अपने को और भी जीव जंतुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। अब
अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित तो कर लेता है, परंतु उस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। ये प्रक्रिया जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहलाती है। ग्रीन हाउस में पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल एक प्लास्टिक या कांच की छत की भांति कार्य करता है। ये सूर्य से आने वाली किरणों को तो पृथ्वी पर आने देता है, परंतु पौधों से निकलने वाली इंफ्रारेड रेस जो होती हैं उनको जाने नहीं देता। इससे ग्रीन हाउस के अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि गैसें जो हैं वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु वापस वायुमंडल में जाने नहीं देती। इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इसी के कारण पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसका टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, और इसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्मन कहते हैं। यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता 2 गुनी हो जाए तो विश्व के ताप में 15 से 45 डिग्री तक वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान अनुसार के अगर हम देखें वर्तमान अनुमान के अनुसार तो ये स्थिति आने वाले 100 सालों में अवश्य हो जाएगी, क्योंकि मानव के क्रियाओं द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का आवरण धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है, जिससे विश्व के ताप में वृद्धि से जो हमारे पोलर ग्लेशियर हैं, ध्रुवीय ग्लेशियर, उनके पिघलने की दर जो है वो बढ़ रही है और समुद्री जल में वृद्धि हो रही है। यदि आने वाले वर्षों में ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे समुद्र किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं, टापू हैं, वो सब जलमग्न हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा अन्य रोग जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का खतरा भी बना रहेगा। तो इस वजह से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिली हैं। जैसे हमारी भोपाल गैस त्रासदी है, ये भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो 2 दिसंबर 1984 को घटित हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक कीटनाशक संयंत्र में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस जो थी उसके रिसाव के कारण 3200 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हज़ारों आज भी जो हैं अंधेपन या फेफड़ों की विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये भी मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसको हम अगर समय रहते भापेंगे नहीं तो ये कहीं ना कहीं हमको प्रभावित आगे चलकर करेगी। इसके कई कारण भी हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल गैस, जो कृत्रिम गैसें हैं, उसमें वृद्धि करते जा रहे हैं, ये जो अभी हमने बात की इसी तरीके से। दूसरा है कि वाहनों से संचालन से प्राप्त जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है। साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन की भी वृद्धि हो रही है, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। तो इस वजह से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अगर हम ओजोन लेयर डिप्लीशन या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जैसी प्रक्रियाएं जो हैं इन पर अगर हम विचार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में हम अपना जनजीवन जो है उसको पूर्णतः नष्ट स्वयं करने के लिए तत्पर हैं। तो इस वजह से हमें इन सारे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो वातावरण में हमारे घटित हो रही हैं, इन पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में या बिल्कुल संवेदनशील होकर इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम इन प्रक्रियाओं को घटित होने से रोक सकें।